हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हमारे साथ वंश है जो DSSB में सेलेक्ट हुए हैं तिहाड़ जेल में। तो वंश, अपने बारे में बताएं आप। सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विनय सर। आपकी गाइडेंस और आपकी जो इंग्लिश के जो तैयारी हुई थी मेरी, आपकी वजह से ही हुई थी। मेरा नाम वंश सेवला है और मेरा DSSB के थ्रू जेल वार्डर में सिलेक्शन हुआ है, जो ये वैकेंसी थी 2023 वाली थी। तो सर इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको दिल से और मेरी फैमिली की तरफ से भी। तो आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। पहली नौकरी आपकी? यस सर, मेरी ये फर्स्ट जॉब है जो मुझे दिल्ली में मिली है। मुझे ऑलरेडी दिल्ली पुलिस पहले मैं सिलेक्टेड था, बट मैं रनिंग में फेल हो गया था। उसमें एग्ज़ाम्स क्लियर थे मेरे, बट मैंने वो ज्वाइन भी नहीं करी इस बार वाली भी। उसमें मेरे 72 नंबर है और अब मैंने ये DSSB के थ्रू जेल वार्डर वाली ज्वाइन करी। अभी क्या स्कोर है आपका? मेरा है 168.5। 160। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग देख पा रहे भी होंगे। 168.8 स्कोर है आपका। 168.5 है। 5 है, ठीक है। और तिहाड़ जेल में आप वार्डर लगे? हाँ जी सर। सब कुछ हो गया? हाँ मेडिकल वेडिकल सब कुछ? हाँ जी हाँ जी। और वो सब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन? पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी हमारा कंप्लीट बहुत है। बढ़िया, बस बहुत हमारी ज्वाइनिंग आने वाली है 1 से 2-1.5 महीने में बस। हाँ, लेटर आ जाएगा, ज्वाइन लेटर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कौन से एग्जाम की पहले तैयारी कर रहे थे? पहले मैं SSC का एस्पिरेंट था, मतलब मेनली तो मेरा फोकस SSC में ही था। CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस। ये DSSB का तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि जेल वार्डर ऐसे ऐसे पोस्ट होती है। ये तो थोड़े गाइडेंस से जब फॉर्म भरा, जब मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे पोस्ट होती है और इनकी पोस्टिंग तिहाड़ जेल, रोहिणी जेल में ऐसे आती है। तो इस टाइप से मुझे बाद में पता चला था ये। तो पहले मैंने SSC के थ्रू ही पढ़ा था। मैंने स्टार्टिंग 2022 से करी थी मैंने स्टार्टिंग। एसएससी के लिए पढ़ रहे थे आप? सीजीएल टारगेट करके, CHSL जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी के? SSC के लिए ही पढ़ रहा था मैं। क्या आपने तैयारी कैसे चालू करी अपनी, मतलब जो तैयारी करी है DSSB की? क्योंकि मुझे पता है एसएससी का बच्चा जो है वो मेनली DSSB के नॉन टीचिंग एग्जाम में आता है, तैयारी करता है। जैसे बॉर्डर हो गया, अभी दास 2 आने वाला है, अभी हमारे कई बच्चों ने दास 4 भी दिया है, टाइपिंग का वेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो SSC और DSSB ठीक है, सिलेबस आसपास है, मगर अंतर है सिलेबस। बिल्कुल सर, अंतर है। और जैसे आपने तैयारी करी, अगर आपने पेपर निकाला है तो आपने DSSB के भी PYQ लगाए होंगे। जी सर। तो आपको पता चला होगा, हाँ अंतर काफ़ी है। हाँ जी। चाहे थोड़ा वोकैब का हो गया, प्रोवर्ब्स वगैरह का हो गया, चाहे आपका हिंदी आ गई इसमें, हाँ जी। चाहे इसमें सेक्शन अगर आप मूव कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है कि सेक्शन अगर हम मूव कर लें तो अब दोबारा उस सेक्शन पे आ नहीं सकते। सेक्शन टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। स्पीड का ज़्यादा मेन रोल रहता है अपने DSSB में, और उसके लिए हमें टेस्ट को जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उससे हमारी स्पीड इंप्रूवमेंट होगी। जब तक उस बच्चे को पता ही नहीं है कौन से सेक्शन पे मुझे कितना टाइम देना है, तो वो DSSB में सर होपलेस हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो उसके लिए टेस्ट के लिए तो सबसे पहले अपनी टाइमिंग सुधारनी पड़ेगी। तो आप ये बताओ कि जीके कहाँ से पढ़ी थी आपने, कैसे जीके को टैकल करे DSSB का बच्चा? GS के लिए सर मैंने ज़्यादातर तो अपने सेल्फ ही ध्यान दिया था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने। उसके लिए मैंने सोर्सेज जो अप्लाई किए थे वो थे लूसेंट और अपनी ये SSC वाली PYQ वाली प्रीवियस ईयर वाली बुक, नेकल वाली। तो इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो अपना सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मुझे पता है कि GS में रिवीजन नहीं है, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, जब आप उस पे रिवीजन पे ध्यान नहीं देते तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं आता। मैं इसमें कुछ एड ऑन्स करता रहूँगा बीच बीच में। देखो, DSSB के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता रहा, जैसे आपने लूसेंट पढ़ी, अब आप क्या करोगे, DSSB का पैटर्न अलग है। जब भी आप किसी स्टेट एग्जाम को टारगेट करो, UT एग्जाम को टारगेट करो, उसके पैटर्न अलग होता है, आपको एग्जाम का पैटर्न पहचानना है। तो आपने लूसेंट जैसी पढ़ी, आपने उसके साथ DSSB के भी PYQ निकाल लिए, देखे होंगे आपने PYQ तो जरूर करे होंगे। और जैसे आप इसके 20 PYQ भी कर लोगे, आई थिंक इसका पैटर्न आप पकड़ लोगे GS का भी। सिर्फ करंट अफेयर्स तो अलग है, मगर आप GS का पूरा पकड़ लोगे, चाहे भाई वो साइंस के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री के हो, बैटल से आ रहे हैं, पॉलिटी के कहाँ से आ रहे हैं। तो यही करा आपने? यस सर, मैंने यही किया था। जैसे कोई भी रिसेंट एग्जाम हुआ, आंसर की ले ली थी मैंने, PDF जैसे आई जाती है ग्रुप्स में, तो उसको एनालाइज मारता था। जैसे कोई भी नया टॉपिक आया, इकोनॉमिक्स में आया, GDP आया, नेशनल इनकम आया, तो जैसे वो मुझे समझ नहीं आ रहा सेल्फ पढ़ने के बाद भी, तो मैं उसके लिए परमार सर या कोई भी फेमस टीचर है जिनकी वीडियो पड़ी रहती है उस टॉपिक पे, तो वो मैं वहाँ से पढ़ लेता था। अच्छा। अपने वैसे रिवर्स इंजीनियरिंग पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था बजाय बैच के, कि मैंने पूरे बैच नहीं पढ़े किसी भी टीचर की। जैसे मुझे कोई भी पॉलिटी में DPSP नहीं समझ आया तो मैंने परमार सर या नवीन सर की वीडियो देख ली, तो ऐसे पढ़ता था। और जो मुझे ऑलरेडी समझ आ रहा है तो मैं उस पर रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता। मतलब आप ये कह रहे हो, आपने किसी की पूरी सीरीज ऐसा नहीं देखा, आपने इसको खुद एनालिसिस करा, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगे आपने उनकी वीडियो देखी। यस सर, मैंने पूरा किसी का भी बैच नहीं देखा। बैच में जब जो चीज़ हमारी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो उसको पढ़ने का फायदा नहीं है, उस पर तो बस रिवीजन देनी होती है। हाँ, रिवीजन इज द की।
यस सर, बिल्कुल सर। आज आपके भाई स्कोर आया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप तिहाड़ जेल में लग जाओगे, तो रिवीजन कितनी बार करी है आपने? सर रिवीजन अगर देखो, मुझे 2 से 3 साल हो गए प्रिपरेशन में, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, क्यों अभी मेरा टारगेट खत्म नहीं हुआ, तो मुझे ऊंचे लेवल पे ही जाना है, तो रिवीजन तो अभी भी चल रही है। तो मुश्किल से मैंने मान लो 10 से 12 बार तो लूसेंट रिवाइज मार रखी है अपनी, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हाँ, कुछ भी हो, रिवीजन है। रीजनिंग में आप एक बार को छोड़ सकते हो, लेकिन जो 4 से 5 टॉपिक्स है, जैसे ऑड वन आउट है, एनालॉग है या नंबर सीरीज है, उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको रिवीजन करने ही पड़ते हैं। वो आपके माइंड में जब ही आएंगे जब ऑलरेडी आपने वो पैटर्न नोट डाउन करे हुए हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में छप जाएंगे, वो क्लिक हो रहेंगे। यस सर, उसके लिए रिवीजन तो बहुत जरूरी है। टीचर का रोल सर इतना रहता है कि 5 से 6% मान लो, 10% मान लो मैक्सिमम, कि आपको एक राइट पाथ दे देता है वो, ठीक है, बस जो हमें चलना वो हमने अपने हिसाब से चलना है। बिल्कुल। अब सब चीज़, अब आधे बच्चे सर ऐसे हैं, टॉपर का इंटरव्यू देगा या किसी भी टॉपर DSSS या CGL, अब उसकी ना सारी चीज़ फॉलो मार लेते हैं। अब GS में किसी ने बोला कि मैंने NCERT पढ़ी थी, अब जो बच्चा नया बच्चा है कि यार भैया मुझे NCERT पढ़नी है, ये पढ़नी है, भाई पहले अपने एनालाइज मारना पड़ता है कि तुम उस चीज़ पे कहाँ पे हो। शॉर्ट में मैं ये कहूँगा, जो कहना चाह रहे हो आप समझ जाओगे कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग है। हाँ जी, हाँ जी। कोई किसी को, आपने बोल दिया मैंने इनकी वीडियो देखी, इनकी स्ट्रेटेजी अलग है, इन्होंने खुद एनालाइज किया, जो टॉपिक छूटे वो कर लिया, कोई पूरा पढ़ रहा है। पहले आप अपनी लूप होल्स देखो, लूप होल्स कि आपकी कहाँ क्या कमी है, फिर उसको ठीक करो। और PYQ जरूर रखना, मैं कहूँगा PYQ तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। अच्छा, जीके हो गया। अब आपने जीके के बाद रीजनिंग कैसे करी, खुद करी? रीजनिंग के लिए तो सर सेल्फ ही और 2-4 चैप्टर होते हैं, और उसके लिए प्लेलिस्ट आई जाती है, जैसे एंड गेम SSC थी, और एक नवीन सर, सॉरी अपना कोमल सर की, E1 सर वाले की, उनकी वीडियोस देख लेता था, बस वन शॉट। उसमें भी 4 से 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नंबर सीरीज वगैरह, ऑड वन आउट, यही सारी चीज़ें तो सबकी नॉर्मल ईजी होती है, हो ही जाती सर। हिंदी कैसे करी? हिंदी के लिए हाँ, मैंने RWA वाले नवीन सर थे, उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बैच से नहीं पढ़ा था मैं, उनकी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उनसे पढ़ी थी, पूरी प्लेलिस्ट उनकी पढ़ी थी। और प्रीवियस ईयर के लिए प्लेलिस्ट आ जाती है यूट्यूब पे DSSS की, वो देखी थी, उसके लिए कोई बुक फॉलो नहीं मारी थी मैंने। ठीक है, बस हिंदी मैंने वहाँ से पढ़ी थी। ठीक है। और आपने इंग्लिश कैसे करी? इंग्लिश के लिए तो सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो मैंने थ्योरी पार्ट था, सबसे पहले मैंने अमन सर से पढ़ा था, थ्योरी पार्ट मैंने अमन सर से पढ़ा था पूरा, जो उनकी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट। अच्छा, आप SSC की तैयारी कर रहे थे? SSC की तैयारी में था, मैंने आपको जैसे बताया। तो जो उनकी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट है ना सर, वो इतना जबरदस्त कंटेंट है, मतलब बढ़िया है, तो उनकी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट से मैंने थ्योरी पढ़ी अपनी। उसके बाद जो चीज़ होती है ना, वो होती है रिवीजन। अब रिवीजन के लिए हमें ऐसा कंटेंट ढूंढना होता है कि मतलब इतने कम टाइम में इतना बढ़िया आउटपुट मिले, ना कोई इतनी अदर PPT या निमोनिक्स है, ये सब चीज़ें नहीं है। तो मुझे आपने किसी फ्रेंड ने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया था, विनय कक्षा ऐसे ऐसे है, तो मैंने आपकी जो 150 रूल्स वाली थी, वो वाली अपनी प्लेलिस्ट, उसको मैंने टारगेट किया था। अच्छा, जो मैराथन है, मैराथन या वो टुकड़ों में डाल रखी है हमने? पहले मैंने मैराथन देखी थी, मैराथन के बाद मेरा क्या था, ऐसे टाइम लैप आ रहा था उसमें, तो मैंने टारगेट बना लिया था कि जैसे 4 वीडियो आज पढ़नी है, कल 4 वीडियो देखनी है, 4 वीडियो ऐसे। तो फिर मैंने सीरीज में देखी थी अपनी प्लेलिस्ट जो डाल वाली। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद सर एक चीज़ और थी, जो आपकी नीतू सिंह के भी वन शॉट से डाले हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि अभी तक यूट्यूब पे जो नीतू सिंह की जो वोकैबुलरी है, वो किसी ने डाले हो वन शॉट्स में, और इतने कम टाइम में 2 से 2.5 घंटे में अप्रोच खत्म सब, 1 वर्ड, सिनोनियम्स, एंटोनियम, 700 वोकैब है उसमें। तो सर इतने, और आपने एक चीज़ और है उसमें कि 2 से 4 ऑलरेडी और वर्ड भी ऐड बता देते हो आप कि ये पॉजिटिव सेंस में है, इसका सिनोनियम्स ये है, वो है, तो उस टाइप से आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। काफ़ी है 150 सर, उसके जैसे तो मुझे अभी तक नहीं मिला यूट्यूब पे, क्यों झूठ बोलूँ, अभी तक वैसा है ही नहीं, अंडररेटेड है। देखो बच्चे नहीं बताते, ठीक है, हम पहले मैं भी नहीं बताता था, जब तक सिलेक्शन नहीं होता सबको यही रहता है कि भाई कंपटीशन ना बढ़ जाए, इसलिए बच्चे नहीं बताते। लेकिन अब आज हम सिलेक्टेड है, तो मैं बता रहा हूँ सर, आपकी जो वो वाली प्लेलिस्ट है ना 150 रूल्स वाली, सफिशिएंट है बहुत ज़्यादा। अपने ग्रामर रूल्स, मतलब ऐसा छोटे छोटे आपने 150 में सब चीज़, छोटे से छोटे रूल्स भी कवर है उसमें। मतलब एक बार किसी ने कहीं से भी पढ़ लिया, हाँ जी, और उसके बाद वहाँ से नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर ले, हाँ, तो वो काफ़ी है। बिल्कुल। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मतलब और भी नीड है। मतलब शुरुआत जो, मतलब एक तरह से बिगनर बच्चा भी है ना, उसके लिए भी बेस्ट है। आपका वे भी, किस टाइप से ट्रिक्स भी बता देते हो आप उसमें, कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कौन से रूल्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप बता देते हो। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एनालाइज मारने के बाद पता चलती है, जो आपने ऑलरेडी बता दी। 1-1.5 साल निकल जाएगा, हाँ, तब पता चलेगा। जब भी बच्चों के अटेम्प्ट 2 से 3 चले जाते हैं, कि एनालाइज ही मारते रह जाते हैं, यार ये पढ़ना था, पढ़ ही लिया। जब पता है आउटपुट इस चीज़ का है, तो हमें वो चीज़ें पे पहले ध्यान देना चाहिए। बताते क्यों नहीं लोगों को?
कंपटीशन बढ़ जाए। ये बहुत सुना मैं, लोगों नीचे कमेंट भी आ रखे थे लोगों के। मैथ्स कहाँ से करी आपने? हाँ, मैथ्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी DSSS जर्नी में, क्यों सबसे ज़्यादा स्पीड उसी में ही चाहिए। आप GS भी रिवीजन से पढ़ लोगे, इंग्लिश भी पढ़ लोगे, पर जो मैथ्स होती है उसमें स्पीड और अप्रोच का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। तो मैथ्स के लिए जो मैंने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी अर्थमेटिक की, वो मैंने आदित्य रंजन सर से भी पढ़ी थी, और थोड़ी सी एडवांस की जो उसमें मेंसुरेशन चैप्टर आता है आदित्य रंजन सर से पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने अपना सुपर 100 बैच जो आभास सैनी सर वाला है 2022 वाला, वो मैंने पढ़ा था, उससे मैंने अपनी मैथ्स इंप्रूवमेंट करी थी। फिर मैंने टेस्ट दिए थे। अच्छा, पहले आप किससे पढ़ते थे? आदित्य रंजन सर से। ठीक है, तो थ्योरी मैंने रंजन सर ये वीडियो देखेंगे तो बुला लेंगे आपको, फिर ध्यान रखना। और ये फिर आप आए आभास सैनी सर के पास। तो आभास सैनी सर का थोड़ा ये रहता है कि बच्चा ऑलरेडी पहले रिपीटर हो या किसी से थ्योरी पढ़ा हो, डायरेक्टली उसके पास उन सर के पास जाओगे तो इतनी जल्दी समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, बाउंस हो जाता है। अच्छा, हाँ, उनकी थोड़ी अप्रोचेज ऐसी होती हैं कि मतलब जो बंदा ऑलरेडी जिसको पता है उस चैप्टर के बारे में, थ्योरी पता है, तो जब भी उनसे पढ़ने में फ़ायदा है। तो इतनी ज्योमेट्री 10 क्लासेस में मुझे नहीं लगता किसी और टीचर ने पढ़ाई है जो इतनी ज़बरदस्त आउटपुट दिया है उन्होंने। उसके अलावा तो मैंने बस सुपर 100 और आदित्य रंजन सर से थ्योरी पढ़ी थी बस, और अपनी जो प्रैक्टिस थी वो मैंने टेस्ट बुक ऐप से वो दिए थे सर मैंने। अच्छा, सेक्शनल प्रीवियस ईयर। तो हमने जीके कर लिया, मैथ्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग कर लिया, हिंदी कर लिया आपने ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल बच्चे को क्या बोलोगे आप? जैसे कि समझ लो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश में इसमें प्रोवर्ब्स अलग आ जाती हैं, चीज़ें अलग आ जाती हैं कुछ। बच्चों को कई बार लगता है हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, ये मिथ है मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, कि SSC की तैयारी कर रहे हैं DSSB तो हम निकाल ही देंगे, वो पहुंच जाएंगे 120 130 तक स्कोर कर देंगे। क्या 120 130 स्कोर करने में DSSB निकलेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। और देखो, पहले स्कोर पे तो हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमें ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या है। उस भी जैसे सपोज इंग्लिश में लेते हैं हम, इंग्लिश में हमारा वीक पॉइंट है वोकैबुलरी या ग्रामर पोर्शन, तो उसमें देखो कि आप कौन से टॉपिक में हो। वोकैबुलरी नहीं आ रही तो उसके लिए रिवीजन पे ध्यान देना। और SSC और DSSB का पैटर्न जो है डिफरेंट है, मतलब वैसे भी डिफरेंट है, और जब तक एनालाइज नहीं मारोगे वो आपको पैटर्न नहीं समझ आएगा, नहीं पता चलेगा विदाउट गाइडेंस के अलावा। आपको यही लगता रहेगा कि हम SSC तैयारी करते हैं तो DSSB निकाल देंगे, बट आप रह जाओगे कहीं ना कहीं। जाएंगे। जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड से जुड़ा है वो आपको एक बार बता दे कि हाँ भाई इंग्लिश इस लेवल की आती है, आपको इतना आउटपुट देना पड़ेगा, और इस टाइप में एड ऑन चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे आपने अपनी यूट्यूब पे डाली थी एक प्लेलिस्ट डाली थी, वो प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज, उसमें सारे एग्जाम्स इंक्लूड है। अब मैंने जो दास ग्रेड 4 हुआ था वो मैंने दे नहीं पाया था, पर लेकिन जो उससे पहले हुआ था जैसे डार्क पियोन वाले हुए थे तो मैं वो देख के आया था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। प्रोवर्ब आपने बोला था पर्सनली कि भाई वंश ये देख लियो तो वन शॉट है प्रोवर्ब्स, अब उसमें ही 4 प्रोवर्ब्स आई थी। तो उस टाइप से हमें अपने से सीनियर मेंटोरशिप में रहना पड़ेगा अगर हमें अच्छी गाइडेंस पे चलना है सब चीज़। क्यों आप जैसे आपको DSSB की नॉलेज है, अब हमें DSSB में जाना है, जैसे सपोज कोई भी बच्चे हैं ASU का एग्जाम देने वाले हैं अभी, AS में देने हैं, तो उस बंदे से जब तक टच में नहीं रहेंगे तो उसको नॉलेज नहीं पता चलेगा। पड़ता है इन चीज़ों से। मैं बोलता हूँ ये कि जैसे दास 2 का जैसे हम लोगों को पता है, हम लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी लेके आ रहे हैं, तो वो सच बताऊं, देखो अब आप अपने मुंह से बोलेंगे उसका फायदा नहीं है, मैं कभी बोलना पड़ता है, जमीन आसमान का अंतर है वो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका PYQ पैटर्न पूरा पकड़ना पड़ेगा, आपको उसमें जो चेंजेस हैं, जो अंतर है सिलेबस में, वो देखना पड़ेगा। और जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, उसे स्क्रूटिनाइज नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। बिल्कुल सही है। और अब जब इतना टाइम हो तो जब तो एनालाइज मारो, है ना, और इतना टाइम नहीं है तो जो चीज़ जब तुम्हें मिल रही है, जब कोई बंदा बता रहा है कि DSSB के लिए तुम्हें ये पढ़ना है, तो उस चीज़ पे पहले अप्लाई कर दो। जब तुम्हारे पास इंप्रूवमेंट है तो जब उस चीज़ को फॉलो करो ना। ठीक है, सही बात। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, DSSB में सबसे खतरनाक चीज़ होती है कि आप जिस सेक्शन से मूव हो गए उस सेक्शन पे आप वापस नहीं आ पा रहे। हाँ जी, ये मैंने बीच में ही पूछा था बट वो चीज़ रह गई थी। ये इसको कैसे टैकल कर रहा आपने सर? स्पीड कैसे बढ़ाई, कैसे किया? मेरा ये टारगेट होता था कि मतलब जैसे मैथ्स और रीजनिंग है तो अभी भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं लाने मुझे इसमें, मतलब सारे क्वेश्चंस में नहीं टच अपने लेने, बहुत बढ़िया, जो आता है उतना ही देना, अपना बेस्ट 100% देना है। बस आता है ठीक है, उस पर बस ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना बस। तो मेरा ये टाइमिंग रहता था, जैसे 40 क्वेश्चन है तो 35 से 36 मिनट रहता था बस मेरा। इतने में मेरा हुआ, जितने हुए 40 में से 30 हुए, 32 हुए, और मतलब मेरा डाउन ही रहता था। 35-36 टाइमिंग तो मेरी मैक्सिमम थी। इससे कम टाइम में जितने हुए उस पर मैं फिर नेक्स्ट सेक्शन पे शिफ्ट हो जाता था। क्योंकि मैं कई बार बोलता था, मैं अपनी वीडियोस में कई बार बोलता हूँ, आपको रुकना नहीं है इसमें, क्योंकि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, आप आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और एक चीज़ है कि DSSB में ना हिंदी एंड में आती है, हिंदी एंड में, और हिंदी होती है प्लस पॉइंट।
अब बच्चे फंस जाते हैं मैथ्स में और इंग्लिश में कि आरसी आ जाती है, अब आरसी में पैरा जंबल्स में फंस जाते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कि भाई ये तुम 5 नंबर छोड़ दो, तो 5 नंबर जो हिंदी वाला निबंध है उससे जो भी आरसी है उसकी हिंदी वाली उसमें ऑलरेडी मिल रहे तुम्हें, तो जरूरी है इंग्लिश अटैम्प्ट मारनी है, तो हिंदी पे ध्यान दो ना पहले। तो इसलिए बच्चों को ये टेक्निक्स ना टेस्ट देने से ही पता चलेगी कौन सा सेक्शन कितने टाइम में देना है और कितना अटेम्प्ट देना है। स्टार्टिंग में रीजनिंग खुलेगा, हाँ, बच्चा उसमें फंसा रह जाएगा, फिर भाई आपका जीके, मैथ्स, इंग्लिश, फिर आपका हिंदी लास्ट में आ गया। हिंदी लास्ट में आता है और हिंदी होता है प्लस पॉइंट, 1 से 2 महीने की उसमें मेहनत में अच्छे नंबर दिलवा देता है। आप पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, और वहाँ पहुंच नहीं पाते बच्चे। तो सेक्शन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, जो बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। देखो तभी ये जो पॉडकास्ट लाया हूँ मैं उसके लिए लाया हूँ कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, ये रॉ बातें हो रही हैं, अंधेरा आ रहा है, लाइट भी नहीं लगी हुई यहाँ पे, अंधेरा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है सर, आपस ये पंखा तक बंद है, तारे इधर से निकल रही है, रॉ है बिल्कुल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ ध्यान रखना जो इन्होंने बोली ना, बहुत अच्छी चीज़ बोली कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने। अगर हमारे 35 भी निपट गए तो बहुत है, बहुत अच्छे। अब हम उस 2 पूरे करने के चक्कर में पूरा पेपर रह जाएगा, पूरा सेक्शन रह जाता है वो। और सपोज रीजनिंग में आपने फुल आउट ऑफ 4 मार लिए, मैथ्स में आपने फुल आउट ऑफ 4 मार लिए, जब आपके जीएस या मान लो सपोज इंग्लिश ही रहेगी, हिंदी रहेगी, तो आपके सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा ना। और इसमें नंबर तो D++ में ऐसा तो है नहीं कि पता चल जाता है कि मेरे मैथ्स में ये है, रीजनिंग में मेरे फुल आउट ऑफ फुल है, तो ताकि आप अपना नाम बनाओ, तो ऐसा तो कोई सीन ही नहीं होता। मेन तो आपको सिलेक्शन लेना है। यही चीज स्टार्टिंग में मैंने बोली आप लोगों को, बिल्कुल जो बोल रहे हैं यही चीज मैं स्टार्टिंग बोली कि आप 120 तक पहुंच जाओगे, 130 तक पहुंच, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहोगे पेपर तो अच्छा गया मेरा, अब आपने उस पे अपने गवर्नमेंट पे ले लो या IGNOU पे ले लो कि यार मैथ मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, 3 साल से पढ़ रहा हूँ, ये इतने 10th लेवल का पेपर भी मेरे से नहीं हो रहा सोल्व, तो वो चीज़ें नहीं होती। जो वेंडर होता है, जो भी एग्जामिनर होता है, वो ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता है 10th लेवल में भी कि आपके नहीं बनेंगे, चाहे आप CGL वाले एस्पिरेंट्स हो तो नहीं बनते। तो आपने सबसे पहले यही ध्यान देना है, जो आता है उतना दो, अपना बेस्ट 100%, होना हो जाएगा, नहीं होएगा तो छोड़ दो, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लास्ट में एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा अपनी तरफ से, देखो हमेशा ध्यान रखना 5 सेक्शन है, हर सेक्शन के 5 क्वेश्चन है जो एग्जामिनर जानबूझ के डालेगा कि कैलकुलेटिव है और इसमें फंसोगे। आप ये सोच लो कि हर सेक्शन में से 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 175 क्वेश्चन बचे, उसमें आपको सिलेक्शन लेना, बात ही खत्म। यही तो है भाई। 175 में से भी आपने 160 भी रो मार दिया, 170 भी रो मार दिया, तो कितनी बढ़िया। पहले तो मैंने डिफिकल्ट हटा ही दिया आप लोगों के लिए, बचा क्या फिर? अगर आपने उसमें 160 1+ मार दिए, सिलेक्शन है ना आप लोगों? बिल्कुल सिलेक्शन है सर, कोई सा भी एग्जाम हो जाएगा आराम से इजीली। और जो आपने हटाए हैं उसमें से मार दे तो रैंक आ जाएगी। रैंक ही है भाई। तो मैं तो पहले हटा दिया। वो मारते वही है जो रिपीटर्स होते हैं, जिन्होंने एनालाइज। अब दास 2 में मजा आएगा, दास 2 आ रहा है, AS आ रहा है, उसमें मजा आएगा। देखते हैं कौन नहीं बात समझ पाता है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने, बिल्कुल आप समझ गए क्या? मैंने पहले ही हटा दिया वो क्वेश्चन। अगर वो तुमने मार दिए तब भी और उसमें से भी 2-4 लिया तो फिर तो आप ऊपर हो, 170+ हो गए ना फिर तो। अब बच्चे क्या है SSC में ना टाइम लिमिट क्या 1 आवर दे दिया बस। अब 1 आवर में ये फिक्स नहीं है कि तुम रीजनिंग में कितना टाइम दो, इतना, तो बच्चे उसमें रह जाते हैं कि हाँ भाई चल मैं इतनी स्पीड है कि 4 से 5 मिनट में हो जाएगी। इसमें क्या, इसमें सेक्शनल टाइमर नहीं है। हाँ। इसमें सेक्शन जैसे आपने चाहे उसमें 20 मिनट में करो, चाहे आधे घंटे में, 40 मिनट में, बच्चे को मैंने कर दिया। जैसे आप स्विच मार के आ जाते आप वापस नहीं आ सकते, ये भी है। एक तो टाइमर होता है ना, तो बच्चों को लगता है चल 18 मिनट दे, इसी में निपटाना है, इसी में तो डंडा रहता है ऊपर। ये है सर, ये तो रहता ही है। चलो वंश, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, ठीक है। और तिहाड़ जेल में लगेंगे आप। जब भी कोई ऐसा कुछ खतरनाक केस आए तो केस इधर दे देना, मैं लॉयर भी हूँ तो केस संभाल सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और नेक्स्ट टारगेट आप रखो AS का और दास 2 का। नेगेटिव टॉक्सिक कमेंट को अवॉइड करना। लोग ये भी कहेंगे सिलेक्शन हो गया, दोबारा क्यों दे रहे हो? आप लोग नहीं देंगे पेपर? बिल्कुल सही बात है। एज क्या है आपकी? 21 एज है मेरी। हाँ, तो जिसकी एज छोटी होती है और पेपर निकलता है ना, तो बच्चा तो ये भी लिखता है लिखने वाला कि आधार कार्ड भेजो। हाँ जी, ऐसा हुआ हमारे साथ, डाउट हो जाता है एज पे। तो बस सर वो ये वीडियो बस अच्छी थी। हाँ। तो इसलिए इतनी कम एज में अचीवमेंट्स जो चीजें मैं बताता था काम आती थी। बिल्कुल सर, आपसे पर्सनल गाइडेंस में था मैं, 2023 से था मैं सर के साथ पर्सनल व्हाट्सएप पे अटैच था। जब से आपकी प्लेलिस्ट दिख रही थी, जब से आपने मुझे पर्सनल नंबर दिया था कि ऐसे ऐसे, मैं डाउट भी मैं बताता भी था सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने डाउट सॉल्व भी किए थे। मज़ा आया था, मतलब मज़ा आया ना गेम में। बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाइस चलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।